दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है केसरी 2। दरअसल हमारे देश को आजाद कराने में कई सारे क्रांतिकारियों की जान गई थी जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। इस मूवी में भी हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी को देखेंगे जिसने जलियांवाले बाग की घटना के बाद जनरल डायर को सजा दिलवाई। और ये मूवी कोई टाइम पास नहीं है बल्कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। सो बिना स्किप किए पूरी मूवी देखना। मूवी की शुरुआत जलियांवाला बाग से होती है जहां हजारों लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे थे। तभी हम एक युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह को भी देखते हैं जो कि अपनी मां और बहन के साथ वहां पर आया हुआ था। तभी प्रगट सिंह देखता है कि उनके ऊपर से एक जहाज गुजरा है और फिर थोड़ी ही देर में जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पर आ गया। अब इससे पहले कि वो सभी लोग कुछ कर पाते, जनरल डायर सैनिकों को सभी को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और फिर देखते ही देखते वहां पर नरसंहार शुरू हो जाता है जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उन सभी लोगों को मरता हुआ देखकर जनरल डायर बहुत ही खुश हो जाता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में जहां हमें बताया जाता है कि जब 1914 में पहला वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेजी सैनिक हारने लगे। फिर उन्होंने भारतीयों से वादा किया कि अगर आप हमारा ये जंग जीतने में साथ दोगे तो हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन जब भारतीयों की वजह से अंग्रेज वर्ल्ड वार जीत गए तो उन्होंने भारतीयों को धोखा दे दिया और उल्टा उन्हीं पर जुर्म करना शुरू कर दिया। तभी कृपाल सिंह नाम के एक आंदोलनकारी जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने आवाज उठाई कि अंग्रेज अपनी बात से पलट गए हैं। फिर अंग्रेजों ने उल्टा कृपाल सिंह को ही फंसाने के बारे में सोचा कि क्यों ना उन्हें जेल में भिजवा दिया जाए ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। फिर पंजाब का गवर्नर माइकल डायर अपने एडवाइजर तीरथ सिंह से मिलता है जो कि एक भारतीय था और पूछता है कि कृपाल सिंह को जेल में कैसे भिजवा सकते हैं। फिर तीरथ सिंह कहते हैं कि मेरी नजर में है एक वकील जिसका नाम शंकरन नायर है। वो आज तक एक भी केस नहीं हारा और वो आराम से कृपाल सिंह को जेल में भिजवा सकता है। फिर तीरथ सिंह जाकर मिस्टर नायर को अंग्रेजों के लिए हायर करता है और बताता है कि कृपाल सिंह ने हम पर केस कर रखा है, अब हमें उससे जान छुड़वाने के लिए उसे ही जेल में डालना है। फिर नायर कहता है ये काम मैं आसानी से कर दूंगा। फिर कोर्ट में नायर ऐसी ऐसी दलीलें जज के सामने पेश करता है जिनको सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि कुछ समय पहले ही एक अंग्रेजी सैनिक बम धमाके में मारा गया था और उस तरह का बम बनाना कृपाल सिंह को ही आता था और वो वर्ल्ड वार में भी लड़ चुके हैं। फिर नायर कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि कृपाल सिंह ने ही वो बम बनाकर कुछ लड़कों को दिया और फिर उन्होंने अंग्रेजी सैनिक को बम से उड़ा दिया। फिर जज साहब कृपाल सिंह को कुछ समय के लिए जेल में भिजवा देते हैं। फिर जाते जाते कृपाल सिंह नैयर को कहता है कि तुम वकील तो अच्छे हो पर गलत लोगों के साथ लड़ रहे हो, लेकिन उसकी बात पर नैयर ध्यान नहीं देता। फिर जब नैयर केस जीतने की खुशी में पार्टी करता है तो माइकल नैयर को कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हम ये केस जीत पाए हैं, इसलिए मैं तुमको उपाधि देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नैयर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उपाधि मिलने के बाद सब लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे। अब अगले दिन एक तरफ तो नैयर को उपाधि दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नरसंहार मचा दिया और कई हजार बेकसूर लोगों की जान ले ली। फिर कत्लेआम मचाने के बाद सभी सैनिक जब वहां से चले जाते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही लड़का बचा था जो इतनी सारी लाशों को देखकर बस रोए ही जा रहा था। फिर जलियांवाला बाग कांड के बाद माइकल जनरल डायर को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और उसको डांटते हुए कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, अगर ये बात बाहर गई तो सारे भारतीय हमारे विरुद्ध हो जाएंगे और हमें कोई बचा नहीं पाएगा। फिर माइकल जाता है तीरथ के पास और उसको जलियांवाले बाग की खबर को दबाने के लिए कहता है। फिर तीरथ सिंह कई सारे सैनिकों को भेजकर हर उस अखबार को जलवा देता है जिसमें जलियांवाला बाग की खबर थी, यानी अब ये खबर कभी भी बाहर नहीं आएगी। फिर तीरथ डायर के पास आकर बताता है कि आपने जो कांड किया है उसके बाद तो शमशान में भी लाशें जलाने के लिए जगह कम पड़ गई है, अब आप ही बताइए क्या करें। फिर डायर ऑर्डर देता है कि चुपचाप उन बची कुची लाशों को नाले में फिकवा दो, ध्यान रखना कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए। ये देखकर तीरथ भी हैरान रह जाता है कि डायर को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। फिर जिन जिन लोगों ने जलियांवाले बाग में अपनी जान गंवाई थी उनके घर वाले आवाज उठाने और सच को सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार उनका मुंह बंद करने के लिए एक नया रास्ता खोज लेती है। अब वो उनके घर वालों को 25-25 रुपए मुआवजा देने लगती है और उनसे डॉक्यूमेंट्स पर अंगूठा भी लगवा लेती है कि हमें अंग्रेजों से कोई भी शिकायत नहीं है। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, जिसको देखकर तीरथ माइकल को कहता है कि इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए हमें एक कमीशन बैठानी चाहिए जिसके सभी मेंबर्स हमारे ही पक्ष में फैसला सुनाएं।
बस लोगों को ये लगना चाहिए कि हम लोग सच का साथ दे रहे हैं और ये मामला यहीं पर दब जाएगा। फिर एक वायसराय कमीशन का गठन किया जाता है और उसमें ये लोग नैयर को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि नैयर भी अंग्रेजों का ही साथ दे रहा था। फिर जब नैयर उस मीटिंग में आता है तो वो उसी लड़के को गेट पर खड़ा हुआ देखता है जो जलियांवाला बाग में बच गया था, और वो लड़का एक पोस्टर लिए हुए खड़ा था जिसमें दिखाया गया था कि अंग्रेजों ने नरसंहार कैसे किया था। फिर नैयर जब कमीशन के साथ मीटिंग करता है तो वहां मौजूद सब लोग कहते हैं कि जनरल डायर ने उन लोगों पर इसलिए गोलियां चलवाई क्योंकि उन सब के पास हथियार थे। फिर नायर सवाल करता है कि जब उन लोगों के पास हथियार थे तो मुझे ये बताओ कि कितने अंग्रेजों को गोली लगी, लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर नायर समझ जाता है कि ये अंग्रेजी सरकार ही गड़बड़ कर रही है और सच दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। फिर वो जाता है सीधा तीरथ के पास और पूछता है कि आप लोग ये सच क्यों छुपा रहे हैं, लेकिन इतने में वहां पर डायर भी आ जाता है और उसकी हरकतें देखकर नायर समझ जाता है कि ये इंसान भारतीयों से कितनी नफरत करता है। तभी उसे वहां पर एक जानिसार नाम का एक आदमी मिलता है जो पहले सैनिक हुआ करता था। जनरल डायर के कारण ही अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता, यानी ये बात साफ थी कि डायर बहुत ही खतरनाक आदमी है। फिर वहां से जाते वक्त नायर को वही लड़का दिखता है जो पोस्टर लिए खड़ा था। फिर आसपास के सैनिकों से पूछने पर पता चलता है कि इस लड़के के घर वाले उस दिन मारे गए थे और अब ये लड़का बस न्याय चाहता है। ये बात सुनकर नायर को बहुत ही बुरा लगता है। फिर उस रात नायर को नींद भी नहीं आती और वो बस बार बार उसी लड़के के बारे में सोचता रहता है। फिर अगले दिन सुबह वो उसी लड़के से मिलने के लिए पहुंच जाता है। फिर नायर उसे समझाता है कि बेटा तुम आंदोलन छोड़ दो और स्कूल में जाकर पढ़ाई करो, मेरा खुद का एक स्कूल है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां पर एडमिशन दिला दूंगा। लेकिन वो लड़का बताता है कि मैं, मेरी माँ और मेरी बहन हम सब आंदोलन करने गए थे, लेकिन वहां अंग्रेजों ने बिना वार्निंग दिए ही सभी पर गोलियां चलवा दी। ऐसे में मैं पढ़ लिख कर क्या ही कर लूंगा और ये अंग्रेज लोग भी अब देश को कभी भी आजाद नहीं करेंगे। फिर वो नायर को अपने बनाए हुए पोस्टर दिखाता है कि कैसे उन अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मारा था, और ये सब देखकर भी नायर की रूह कांप जाती है। फिर रात को जब कमीशन के सभी लोग पार्टी कर रहे थे तो पार्टी में नायर का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर जब वो वॉशरूम जाता है तो उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये देखकर नायर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट डे कमीशन के डिसीजन का समय था, जहां सभी अंग्रेज लोग डायर को नॉट गिल्टी मानते थे कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वहीं नायर डायर को गिल्टी बताता है। हालांकि नायर के लिए नॉट गिल्टी के वोट ज्यादा थे, इसलिए डायर के ऊपर से कार्रवाई हटा दी जाती है और ये सब देखकर नायर को बहुत गुस्सा आता है। तभी तीरथ उसे समझाता है कि तुम अंग्रेजों से पंगा मत लो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर नायर ये बात सुनकर चुप हो जाता है। तभी अगले दिन नायर को एक खबर मिलती है कि प्रगट सिंह ने अपनी नस काटकर अपनी जान ले ली। फिर जब नायर उसके घर पर जाकर देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहां पर मौजूद एक लड़की दिलप्रीत नायर को भी नोटिस करती है। फिर जब नायर ये शहर छोड़कर अपने गांव जाने लगता है तो दिलप्रीत उसके पास आकर कहती है कि आप मेरी इंस्पिरेशन थे, मैं हमेशा से ही आपके जैसी वकील बनना चाहती थी, लेकिन आप भी अंग्रेजी सत्ता के आगे झुक गए। उस दिन दिलप्रीत नायर को खूब सुनाती है। फिर नायर कहता है कि मैं अकेला इन अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि जो चल रहा है चलने दो। फिर वो अपनी वाइफ के साथ जाकर ट्रेन में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। तभी 2 दिन बाद दिलप्रीत सीधा जनरल डायर के ऊपर कोर्ट में केस कर देती है और जब ये बात माइकल को पता चलती है तो वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि ऐसे में ये बात सारे हिंदुस्तानियों को पता चल जाएगी और वो लोग बगावत पर उतर आएंगे। फिर माइकल तीरथ को बुलाता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके इस केस को पहली ही हियरिंग में खत्म करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जज मकारे की हिंदुस्तानियों के साथ कुछ खास ही सिंपैथी थी, इसलिए उनके सामने कोई भी धोखाधड़ी चलने वाली नहीं थी। अब उन लोगों को ये केस बिल्कुल सही तरीके से जीतना होगा। अब कोर्ट में डायर सोच रहा था कि दिलप्रीत एक छोटी सी वकील है जो मेरे वकील के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी, लेकिन जज के सामने आते ही दिलप्रीत अनाउंस कर देती है कि मेरी जगह ये केस मिस्टर नायर लड़ेंगे, और ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां नायर ने ट्रेन में फैसला कर लिया था कि वो डायर को सजा दिलवा कर ही रहेंगे, इसलिए वो सीधा वहां से जलियांवाले बाग पहुंच जाते हैं और दिलप्रीत से कहते हैं कि अब हम मिलकर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ेंगे और उस डायर के खिलाफ केस तुम फाइल करोगी, क्योंकि अगर मेरा नाम सामने आया तो वो लोग हमें ठीक से सबूत इकट्ठे नहीं करने देंगे।
फिर दिलप्रीत भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा नायर ने उसे समझाया था। फिर वो दोनों मिलकर डायर और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और नायर जज साहब को बताते हैं कि डायर ने सभी को कहा था कि 13 अप्रैल को कर्फ्यू वाले दिन जलियांवाला बाग में लोग दंगे कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सब पर गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन अगर सच में वो लोग दंगे कर रहे होते तो वहां की पुलिस ने उन्हें शांति से जाने क्यों दिया। फिर वहां के तहसीलदार करतार सिंह को कटघरे में बुलाया जाता है और करतार सिंह जज को बताता है कि मैंने देखा था कि ये लोग दंगे कर रहे थे, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें कुछ भी कहने की। फिर मैंने ही जनरल डायर को उन सब पर एक्शन लेने को कहा। फिर इस बात पर नायर करतार सिंह से पूछता है कि अगर हमें एक थाने से हेल्प मांगनी हो तो ये प्रोसेस तो काफी लंबा होता है और जनरल डायर तो एक आर्मी ऑफिसर है, तो आपने डायरेक्ट उनसे हेल्प कैसे मांग ली, बल्कि आपको तो दूसरे पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगनी चाहिए थी। ये बात सुनकर करतार सिंह के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर नायर वहां एक और बात को प्रूव करता है कि ये सब डायर की साजिश थी। दरअसल डायर ने ही झूठी अफवाह उड़ाई थी कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जलियांवाला बाग में आने वाला है, जिसके कारण हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और आंदोलन करने लगे। फिर उन्होंने वहां पर एक हवाई जहाज को भी भेजा, ये अंदाजा लगाने के लिए कि वहां पर कितने लोग इकट्ठा हो गए हैं, ताकि ये लोग आराम से पूरा नरसंहार मचा सके। अब ये बात सुनकर सामने वाला वकील भी कुछ नहीं बोल पाता और नायर ये प्रूफ कर देता है कि ये सब डायर ने जानबूझकर किया था, जिससे जज भी डायर के ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं और डायर के खिलाफ ये केस शुरू हो जाता है। अब हर अखबार में जलियांवाला बाग को लेकर आर्टिकल छपने लगे थे, जिनको अब कोई भी रोक नहीं सकता था। फिर माइकल आकर डायर और तीरथ को खरी खोटी सुनाने लगता है कि अगर ये बात क्राउन तक पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें ये केस जीतना ही होगा। फिर तीरथ कहता है कि मेरी नजर में है एक आदमी जो नायर का दुश्मन है और काफी अच्छा वकील भी है, वो आदमी हमारे काम आ सकता है और उसका नाम है मैकेनले। फिर तीरथ जाकर मैकेनले से मिलता है और उसको नायर के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। दरअसल मैकेनले था तो इंडियन, लेकिन वो एक ब्रिटिश की नाजायज औलाद था। फिर तीरथ किसी न किसी तरीके से मैकेनले को मना ही लेता है कि अब आप अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ेंगे और हम आपको अंग्रेजी उपाधि से सम्मानित करेंगे, और उपाधि के लालच में मैकेनले मान जाता है। फिर जब इस केस की सुनवाई होती है तो सबसे पहले मैकेनले प्रेस को कोर्ट से बाहर भगाने की मांग करता है ताकि कोई भी बात बाहर ना जाए, लेकिन नायर चाहता था कि यहाँ पर होने वाली हर बात हर एक भारतीय को पता चलनी चाहिए। हालांकि जज मैकेनले की बात मानकर मीडिया वालों को बाहर भेज देते हैं। फिर मैकेनले जज को कहता है कि 13 तारीख को जो डायर ने किया उसके पीछे एक वजह थी। 10 तारीख को एक अंग्रेजी लड़की मार्थ के साथ डंडा फौज के एक आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण डायर को 13 तारीख को यह कदम उठाना ही पड़ा। फिर वो मार्थ को कटघरे में बुलाता है। पूछने पर मार्थ बताती है कि 10 तारीख को मैं कॉलेज में अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का आया और मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गया और वहां उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर मैकेनले कहता है कि दुष्कर्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि डंडा फौज का लीडर था, जिसका नाम है तनवीर चौधरी, और जब उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसको सजा सुनाई गई तो डंडा फौज वाले भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने 13 तारीख को एक खतरनाक प्लान बनाया अंग्रेजों से बदला लेने का। इसलिए जनरल डायर को उस समय उन लोगों पर हमला करना ही पड़ा। ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि मैकेनले ने एक नई झूठी कहानी बनाकर सब लोगों को सुना दी थी। फिर जज साहब नायर को अगली तारीख दे देते हैं। तभी मैकेनले तीरथ को कहता है कि अब हमें एक नई खबर फैलानी होगी कि नायर अब उन दुष्कर्म करने वालों की वकालत कर रहा है। फिर तीरथ भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और नायर का नाम हर जगह पर बदनाम करने लगता है। अब नायर के खिलाफ लोग इतना भड़क जाते हैं कि उसके मुंह पर कालिक तक पोत देते हैं, जिसके कारण नायर पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। फिर अगले दिन दिलजीत जाती है उसी कॉलेज में जहां मार्था के साथ दुष्कर्म हुआ था और नायर जाता है तनवीर चौधरी का सामान देखने। फिर जांच करने के बाद उनके हाथ कुछ चीजें लगती हैं जो वो कोर्ट में पेश करने वाले थे। फिर हियरिंग के दिन दिलजीत मार्था से सवाल करती है कि जब तनवीर ने आपके साथ जबरदस्ती करी तो आप चिल्लाई क्यों नहीं। मार्था कहती है कि मैं डर गई थी। फिर दिलजीत अपनी बातों से मार्था को ही उकसा देती है और कोर्ट में प्रूव कर देती है कि तनवीर ने कोई भी जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो और मार्था अक्सर उस रूम में अकेले ही मिला करते थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लवर थे। फिर मार्था रोते हुए सभी को सच बता देती है कि मैं तनवीर से प्यार करती थी, लेकिन एक बार मुझे और तनवीर को प्रिंसिपल ने पकड़ लिया था, जिसके बाद तनवीर को जेल हो गई क्योंकि वो इंडियन था और मैं ब्रिटिश।
फिर मुझ पर प्रेशर डाला गया कि मैं उस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दूं, वरना मेरी काफी बदनामी होगी। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और मैकेनले की तो चाल ही उल्टी पड़ जाती है, लेकिन वो भी हार नहीं मानता। वो अब भी डायर को बेगुनाह साबित करने में ही लगा हुआ था। फिर जज साहब अगली हियरिंग की डेट देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर नायर, आप भी एक गवाह लेकर आइए, तभी हम जनरल डायर पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब नायर का पूरा दिन बड़ी ही परेशानी में बीत जाता है कि वो गवाह लाए कहां से। तभी उसे जान निसार की याद आती है और वो उससे सारी बात पूछ लेता है कि डायर ने उसके साथ क्या क्या किया था। फिर जानिसार बताता है कि हमारी हेल्प एक और ऑफिसर कर सकता है और वो है डायर का साथी, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि डायर किसी भी इंसान को मारे, लेकिन उस दिन वो डायर को रोक नहीं पाया था। अब अगली हियरिंग का दिन आता है और नायर डायर को कटघरे में बुलाता है। वो नायर से पूछता है कि आपने जलियांवाले बाग में खड़े लोगों को पहली वार्निंग कैसे दी। फिर डायर कहता है कि मैंने कोई वार्निंग नहीं दी, क्योंकि वो लोग हम पर हमला करने वाले थे, इसलिए मुझे तुरंत एक्शन लेना पड़ा। लेकिन नायर कहता है कि वहां तो 8 साल के बच्चे भी थे, वो कैसे हमला कर सकते हैं। फिर नायर जानिसार की कहानी जज साहब को सुनाता है कि जानिसार एक इंडियन है जो बस एक बार 15 मिनट लेट हुआ तो डायर ने उसे अपने लोहे के जूतों से मारा था और उसकी वजह से वो आज तक ठीक से नहीं चल पाता। फिर नायर जनरल डायर की मेडिकल रिपोर्ट निकालता है जिसमें लिखा हुआ था कि डायर का गुस्सा कभी भी बढ़ सकता है। दरअसल ये रिपोर्ट डायर के साथी ने ही दी थी। फिर नायर बताता है कि डायर बचपन से ही इंडियन से नफरत करता था और जब उसके हाथ में पावर आई तो वो इंडियंस को कुचलने लगा और जलियांवाले बाग वाला कांड भी उसी की नफरत का ही नतीजा है। ये बात सुनकर जनरल डायर नायर का कॉलर पकड़ लेता है। फिर जज साहब एक और नई तारीख देते हैं। तभी रात में मैकेनले डायर और तीरथ को कहता है कि हम अब नायर को ऐसे नहीं रोक सकते, हमें उसे किसी जाल में फंसाना होगा। फिर वो पुलिस वालों को भेजकर नायर के घर पर रेड डलवा देते हैं, क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने केस के सिलसिले में कुछ प्राइवेट जगहों में जाने की कोशिश की है। फिर अगले दिन केस की हियरिंग भी आ जाती है और नायर को पुलिस वालों ने अपने पास ही झूठे आरोप में पकड़ रखा था। फिर जज साहब वहां पर बैठी कमेटी को अपना डिसीजन बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज इस केस का फैसला होना था। फिर वहां पर मौजूद ज्यूरी डिसीजन लेती है कि डायर ने जो कुछ भी किया सबकी प्रोडक्शन के लिए किया, इसलिए जज साहब नायर की गैर हाजिरी में जनरल डायर को बाइज्जत बरी कर देते हैं और ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर जब ये बात नायर को पता चलती है तो उसका दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो जीतने के बाद भी हार गया था और फिर वो वहां से अपने घर चला जाता है। वहीं दिलप्रीत भी अब अपने घर वालों के पास जाकर शादी करने के लिए कह देती है, क्योंकि अब वो वकालत कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन नायर को कृपाल सिंह की चिट्ठी आती है जिसमें लिखा हुआ था कि जिसको देखकर आपने केस लड़ना शुरू किया था वो मेरा ही बेटा था, और सच बताऊं तो मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की होगी, जरूर उसे अंग्रेजी सैनिकों ने ही मारा होगा। और ये लेटर पढ़कर नायर के होश उड़ जाते हैं। फिर नायर अगले ही दिन सीधा दिलप्रीत के पास जाता है और कहता है कि अब हम हाई कोर्ट में अपील डालेंगे, लेकिन उनकी अर्जी डालते ही जज इस केस को डिसमिस कर देते हैं, जिसको देखकर नायर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में जज साहब को एक गाली ही सुना देता है। फिर जज साहब उसके ऊपर भी इंक्वायरी बिठा देते हैं कि अब तुम्हारी वकालत हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगा। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नायर के ऊपर ही इंक्वायरी बैठ चुकी थी और वहां पर कई सारे मीडिया वाले भी आए हुए थे। फिर जज साहब कहते हैं कि अब तुम सबके सामने माफी मांगो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अब से तुम कभी भी वकालत नहीं कर पाओगे। फिर नायर सबके सामने खड़ा होकर सॉरी कहता है कि सॉरी, मैं सबके सामने सच नहीं ला पाया। और फिर वो कहता है कि मैं जलियांवाला बाग के बारे में भी बात करना चाहता हूँ और 70 बार काउंसिल रूल के तहत मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर जो चार्ज लगे हैं वो गलत हैं। फिर वो वहां पर एक जूरी मेंबर को बुलाता है जिसने उस समय कोर्ट में डायर को गिल्टी कहा था, लेकिन मैकडी नाम के उस जज को भी डायर ने खरीद लिया था, इसलिए उसने डायर को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये सारी बातें मीडिया वाले भी अपने पेपर में छापने के लिए लिख रहे थे। फिर नायर मीडिया वालों को कहता है कि भले ही ये कोर्ट डायर को कुछ भी ना कहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक भारतीय को जनरल डायर की काली सच्चाई पता चलनी चाहिए। और फिर अगले ही दिन मीडिया वाले जनरल डायर के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल छाप देते हैं और तेजी से डायर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। अब ब्रिटिश सरकार को भी परेशान होकर जनरल डायर को आर्मी से निकालना पड़ता है और उसके 4 साल बाद बीमारी के कारण जनरल डायर की मौत हो जाती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर जनरल डायर बीमारी के कारण मरा तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था। दरअसल सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था।
माइकल ओडायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।